शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और अपने आगामी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, थोड़ा आप लोगों का जो जीएस का क्लासेस था थोड़े दिनों के लिए नहीं चल पाया, इसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन अब क्लासेस आप लोगों को रेगुलर मिलेंगे। आप लोग डेली बिल्कुल लाइव मौजूद रहिए और जो क्लासेस है उसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों से मैं चाहता हूं कि हर एक मेरा स्टूडेंट जो है वह लगभग 5 से 10 लोगों को डेली हमारे सौर एकेडमी चैनल पर अधिक से अधिक जोड़े और इसी के साथ हम अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने आपको संविधान पर काफी टॉपिक पर चर्चा भी किया और विमर्श भी किया। आज हम आप लोगों को संघात्मक शासन व्यवस्था से परिचित कराएंगे। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बस आप ही लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक कमेंट करके क्लासेस के बाद आप कमेंट करिए। थोड़ा मुझे बताइए कैसे आप लोगों को क्या और चीजों की उपलब्धता चाहिए। और दूसरी चीज, आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चारों जगह आप हमारे जो क्लासेस है उसको प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर जरूर करेंगे। ओके, चलिए आज हम आप लोगों से चर्चा करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको मैं एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि केंद्र और प्रांत के संबंध के आधार पर केंद्र और प्रांत के संबंध के आधार पर सरकार को दो भागों में देखते हैं। एक आपका संघात्मक शासन व्यवस्था और एक आपका एकात्मक शासन व्यवस्था। अब ये जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसमें जो भी समस्त शक्ति एवं कार्य है, समस्त शक्ति एवं कार्य शक्ति एवं कार्य यह जो होता है एक स्थान पर केंद्रित होता है। वह कौन है? सेंट्रल, केंद्र। ठीक है, वह कौन है? समस्त शक्ति एवं कार्य कहां पर निहित है? केंद्र में। ठीक है, अर्थात कि जो भी समस्त शक्ति एवं कार्य है वह सेंट्रल में निहित है। ठीक है, केंद्र में। यहां पर आपके प्रांत दिखाई देंगे, ऐसी बात नहीं कि यहां पर प्रांत नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनका बहुत ज्यादा वजूद नहीं होता है। राइट, लेकिन जो आपका संघात्मक शासन व्यवस्था होता है, यहां पर शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र एवं प्रांतों में विभाजित होती है और सभी अपने कार्य में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और एकदम स्वतंत्रता के साथ कार्य भी करते हैं, तो विभाजित होती है। आपके एकात्मक शासन व्यवस्था के जो चरित्र है वह कहां मौजूद है? तो ब्रिटेन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस में भी, जापान में भी, इटली में भी आपको यह व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली। लेकिन जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वह अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा
इन जगह दिखाई देती है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, इन सब जगह आपको संघात्मक शासन व्यवस्था के चरित्र दिखाई देते हैं। लेकिन जो आपका भारत है, वह भारत जो है वह संघात्मक के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था भारत में मौजूद है। अर्थात कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन परिस्थिति परक के अनुसार देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यहां पर एकात्मक के लक्षण भी मौजूद है। तो आइए अब आप लोगों से हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान में आपको संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण कहां कहां दिखाई देते हैं, कैसे। तो भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण, ठीक है। तो आइए अब हम आप लोगों से इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, भारतीय संविधान में जो संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमारे संविधान में द्वैध राज पद्धति, संघात्मक शासन व्यवस्था में फर्स्ट जो है वह है द्वैध राज पद्धति। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? द्वैध राज पद्धति, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वह कमेंट करके बताए कि द्वैध राज पद्धति क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, द्वैध राज्य पद्धति जो होता है वह केंद्र और राज्य, जैसे हमारे भारतीय संविधान में एक ओर सेंट्रल है और दूसरी ओर हमारे यहाँ स्टेट है, तो केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य दो स्तर पर हमारे यहाँ राज्य पद्धति मौजूद है। जैसे केंद्र में आपको संसदात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण अपनाया गया है, तो स्टेट में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण अपनाया गया है। केंद्र में भी आपके पीएम होते हैं तो राज्य में सीएम होते हैं, केंद्र में आपके राष्ट्रपति हैं तो राज्य में राज्यपाल हैं, तो द्वैध राज्य पद्धति है। अब केंद्र में आपको राष्ट्रीय महत्व के विषय मिलते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय मौजूद है, ठीक है। केंद्र को आपके केंद्र को, जैसे आपके अनुसूची 7 है, तो उस अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो संघ सूची में आपके केंद्रीय महत्व के विषय शामिल हैं और राज्य में उस राज्य स्तरीय के जो महत्वपूर्ण विषय है वह राज्य को शामिल है। अब जैसे केंद्रीय महत्व के विषय, तो रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार मामले के विषय केंद्र के पास है। रक्षा, विदेश, संचार मामले के विषय वह किसके पास है? केंद्र के पास है। लेकिन राज्य महत्व जो विषय होता है, जैसे कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, यह सब आपके राज्य सूची में शामिल है, यह राज्य स्तरीय। तो जो आपका राज्य पद्धति है वह दोहरा है, अर्थात कि एक ओर सेंट्रल है और दूसरी ओर स्टेट है, राइट। दूसरी चीज, संघात्मक शासन व्यवस्था में जो लक्षण पाया गया है वह संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होता है। कैसा संविधान? लिखित संविधान, ठीक है। संविधान कैसा होता है? लिखित संविधान, लिखित संविधान, ठीक है। संविधान कैसा? तो लिखित संविधान। तो आपका जो संविधान है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। जिस संविधान में अधिकांशतः
चीजें जो है वो लिखित रूप में लिपिबद्ध किया जाए तो वह लिखित संविधान कहलाता है। और अलिखित संविधान में आपका कोई भी चीजें लिखित रूप से लिपिबद्ध नहीं किया जाता है। अब अलिखित संविधान आपके ब्रिटेन में है, लेकिन लिखित संविधान भारतीय संविधान का उदाहरण है। अब जैसे संविधान आपका लिखा गया तो मूल संविधान में कुल आपके आर्टिकल अगर देखा जाए, अनुच्छेद जो थे वह 395 अनुच्छेद मौजूद थे। कितने? 395। भाग उस वक्त कितने थे? तो भाग जो है वह आपके 22 थे। और जो अनुसूचियां थी, अनुसूचियां कुल कितनी थी? तो कुल अनुसूचियां उस वक्त, जल्दी से बताएं, 8 अनुसूची मौजूद थी। राइट? कितनी अनुसूचियां? 8। लेकिन आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग ये आपके मूल संविधान में, ठीक है, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में देखा जाए तो कुल अनुच्छेद आपके लगभग 460 अनुच्छेद, आपके 25 भाग, और जो अनुसूचियां हैं वह आपका 12 अनुसूची मौजूद है। तो हमारा संविधान क्या है? लिखित संविधान है। हमने जब संविधान को हमने बनाना शुरू किया था तो लगभग 60 देशों के संविधानों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, तब जाकर हमने इस संविधान को निर्माण किया। राइट? अब दोस्तों, जो आपके संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण में अगर देखा जाए तो अगला नेक्स्ट लक्षण होता है शक्तियों का विभाजन। क्या? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन व्यवस्था में आपको यह लक्षण दिखाई देता है शक्तियों का विभाजन के रूप में। ठीक है? आप अनुसूची 7 में देखते होंगे, अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में आपको देखने को मिलेगा, अनुसूची 7 में कुल आपके 3 सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। ठीक है? आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और राज्य सूची में आपको 61 विषय मिलेंगे। राज्य सूची में कितने? 61 आज वर्तमान में। और समवर्ती सूची में आपको कुल 52 विषय दिखाई देंगे। कुल कितने? 52 विषय। ठीक है? 61 विषय और 100 विषय। अब यहां पर ये जो आपको 100 विषय संघ सूची को दे दिया गया है, 61 विषय राज्य सूची को दे दिया गया है, समवर्ती सूची को 52 विषय दे दिया गया है, तो अब ये क्या कह दिया गया है कि इन 100 विषयों में शक्ति किसके पास विभाजित है? तो इसमें सेंट्रल को दिया गया है, केंद्र को। ठीक है? और 61 विषय पे अब कार्य राज्य करेगा, स्टेट। और 52 विषय में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर। राइट? तो ये क्या हो रहा है? शक्तियों का विभाजन हो रहा है। ये शक्तियों का विभाजन दिखाई देता है। अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता दिखाई देती है। संविधान की सर्वोच्चता यह भारतीय संविधान में मौजूद है। तो दोस्तों, आपको जो संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता दिखाई दे रही है, अर्थात कि जो संविधान है, अर्थात कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून है।
सर्वोच्च कानून है, अर्थात कि संविधान सर्वोच्च है। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक अमीर हो या गरीब हो, या पीएम हो या आम जनता हो, सब एक समान है। सबके ऊपर एक समान संविधान लागू होता है। और दोस्तों, यही आपके संविधान की सर्वोच्चता दिखाई देती है। मान लो कि संसद जो है उसने कोई कानून का निर्माण किया, और वह कानून जो है वह संविधान के मूल प्रावधानों के विरुद्ध है, तो ऐसे कानून को जो आपका न्यायपालिका है, जो आपका न्यायपालिका है, ऐसे कानून को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से विधि शून्य भी घोषित कर देगा। तो यह दर्शाता है कि जो आपका संविधान है वह सर्वोच्च कानून है, राइट। तो इसको समझ लेना है, ठीक है। फिर आपको संघीय शासन व्यवस्था में कठोर संविधान दिखाई देता है। कठोर संविधान, कठोर संविधान का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारे यहां संशोधन की प्रक्रिया है, वह संशोधन की प्रक्रिया कठोर है। अर्थात कि हमारे यहां संशोधन की प्रक्रिया दो आधार पर है। हम आगे आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो हमारे यहां जो संशोधन है वह दो आधार पर है। एक आपका साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, और दूसरा आर्टिकल 368 के तहत। और आर्टिकल 368 में भी दो आधार पर है, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। तो दोस्तों, ये आपका थोड़ा सरल प्रक्रिया है। ये संविधान को लचीला बना देता है। ये साधारण बहुमत की प्रक्रिया भारत में मौजूद है, लेकिन आपका जो ब्रिटेन है वहां पर सब कुछ प्रक्रिया साधारण बहुमत से है। इस कारण ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लचीला होता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में लचीला संविधान दिखाई देता है। भारत में लचीला तो है साधारण बहुमत के मामले में। जैसे मान लो कि राज्यों के भूगोल को चेंज करना हो, किन्हीं दो राज्यों को एक करना हो, नाम बदलना हो, तो वह आपका साधारण बहुमत से हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजिंग करना हो, डीपीएसपी में चेंजिंग करना हो, तो वह विशेष बहुमत से होगा। अर्थात यह बहुत कठोर प्रक्रिया है। और उससे अधिक कठोर प्रक्रिया विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। अब इसमें जैसे आपको राष्ट्रपति हो गए, उनके कुछ प्रावधानों में चेंजिंग करना हो, न्यायपालिका से संबंधित, तो यह एक कठोर प्रक्रिया है जो आसानी से संभव नहीं है। तो हमारा जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वहां पर कठोर संविधान मौजूद होते हैं। भारत ने हालांकि कुछ लचीला भी रखा, लेकिन प्रावधान में कठोर भी संविधान शामिल है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत कमेंट करिएगा, और प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और चीजें और अच्छे तरीके से आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों, जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है। द्विसदनीय, ठीक है, द्विसदन। तो ठीक है। अब जैसे सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग।
एक और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एक और लेजिस्लेचर विधायिका, एक और जुडिशरी न्यायपालिका। अब आपको कार्यपालिका के दो प्रधान, एक नाम मात्र का राष्ट्रपति जिसे कहते हैं, और एक वास्तविक प्रधान जिसको पीएम कहते हैं। और द्विसदन संघात्मक शासन व्यवस्था में, अर्थात कि संघात्मक शासन व्यवस्था में आपको एक और लोकसभा मिलेगा जिसको निम्न सदन भी कहते हैं, और एक राज्यसभा मिलेगा जिसको उच्च सदन कहते हैं। ऐसे अमेरिका में आप देखो संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहां पर लोकसभा में अमेरिका के रूप में प्रतिनिधि सभा मौजूद है, अमेरिका में राज्यसभा के रूप में सीनेट मौजूद है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लक्षण के रूप में दिखाई देता है। और दोस्तों फिर आपके यहां स्वतंत्र न्यायपालिका भी मौजूद है। संघात्मक शासन व्यवस्था में आपको स्वतंत्र न्यायपालिका के भी लक्षण दिखाई देते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में आपको स्वतंत्र न्यायपालिका के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट के साथ बिल्कुल आपके एकात्मक न्यायपालिका मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, और फिर उसके बाद उसके अधीन राज्य हाई कोर्ट, फिर आपका अधीनस्थ न्यायालय। तो अर्थात कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सबसे ऊपर आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, आपके अधीनस्थ न्यायालय। तो आपके यहां सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ बिल्कुल एकात्मक आपको न्यायपालिका दिखाई देगी। और इसके अधीन आपको हाई कोर्ट। मान लो कि कोई आपको दिक्कत होती है, तो आप न्यायपालिका में जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट। लेकिन यदि आपको फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, आपको लगता है मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, मान लो कि आपको किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश की, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपकी बहुत डायरेक्ट सुनवाई होगी। ठीक है, तो अब आपके यहां जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, और स्वतंत्र जैसे आपके न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा हो या आपके निश्चित सेवा शर्तें हो, इसको बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। इसकी चर्चा न्यायपालिका में और डिटेल में हम लोग करेंगे और बेकायदे समझेंगे भी। थोड़ा सा धैर्यता रखिए और चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे और चीजों को समझते भी रहिएगा। बस आप लोग थोड़ा शेयर करिए और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कराइए। कोशिश करिए कि अपने साथ साथ कुछ और स्टूडेंट को लेकर आए, थोड़ा मेरी मेहनत को और आगे बढ़ाए। मुझे पता है कि आप लोग हमारे लिए जरूर करेंगे। अब दोस्तों, हमारे संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक के भी लक्षण मौजूद हैं। तो अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण, एकात्मकता के लक्षण। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं एकात्मकता के लक्षण। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि एकात्मकता के लक्षण क्या है। तो दोस्तों, हमारे यहां एकात्मकता के लक्षण में देखा जाए तो एक सशक्त केंद्र दिखाई देता है। ठीक है,
अगर एकात्मकता के लक्षण देखें तो पहले स्थान पर आपको एक सशक्त केंद्र, क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो सशक्त केंद्र कैसे देखने को मिलता है? तो दोस्तों जब हम आपको बता रहे थे शक्तियों के विभाजन को लेकर, तो शक्तियों के विभाजन को लेकर जो केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय आपको देखने को मिला। तो आपको देखिए राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? राज्य सूची में आपको 61 विषय देखने को मिले थे, 61 विषय। लेकिन केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? केंद्रीय सूची में आपको संघ सूची में कुल 100 विषय। तो आपको राज्य सूची के मुकाबले केंद्रीय सूची में 100 विषय अधिक विषय देखने को मिल रहा है। और केंद्रीय सूची में आपको जो सब केंद्रीय महत्व के जो विषय हैं वह सब केंद्र सूची में शामिल है। केंद्रीय महत्व के विषय और जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट विषय है वह भी आपके कौन रखा हुआ है? केंद्र सूची अपने पास रखा हुआ है। तो यह क्या दर्शाया जा रहा है कि आपको आपका जो केंद्र है वह सशक्त मजबूत है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के में जो सूची में जो भी विषय है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों देखेगा। लेकिन सेंट्रल और स्टेट के मुकाबले सेंट्रल इसमें ज्यादा महत्वता रखता है, अर्थात कि राज्य से केंद्र ज्यादा ऊपर है। तो यह क्या दर्शा रहा है? एक सशक्त केंद्र जो है हमारे भारत में मौजूद है, जो एकात्मक शासन लक्षण व्यवस्था को दर्शाता है। राइट। और दूसरी चीज आगे, हमारा जो भारत है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यह भी दोस्तों एकात्मक शासन लक्षण व्यवस्था को ही दर्शाता है। अर्थात कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, अब इस भारत में कई स्टेट हैं। अब इन स्टेट को क्या है, अलग से इनको अलग देश बनाने का अधिकार नहीं है। अर्थात कि ये स्टेट आप मतलब कि जो स्टेट है वो अलग से अपना देश नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट को अपने भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यों का विनाश हो सकता है। अर्थात कि आपके दो राज्यों को मिलाकर एक स्टेट बनाया जा सकता है। ठीक है, एक स्टेट को दो राज्यों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक स्टेट को दो राज्यों में विभक्त किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम में चेंजिंग किया जा सकता है, या हो सकता है। अर्थात कि राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत, लेकिन अमेरिका जो है वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। न राज्य को आप दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना सकते हैं, न संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार है। राइट। अभी आप लोग को मैं बता रहा था कि आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 4 में सीधे कहा गया है कि जो भी आर्टिकल 2, आर्टिकल 4 में आप परिवर्तन कर रहे हैं वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं, साधारण बहुमत से। इसी कारण हम अगर चाहेंगे तो किसी भी राज्य को परिवर्तित कर सकते। सेंट्रल अगर चाहेगा कि आज मुझे इस राज्य को दो भागों में विभक्त करना है, अगर उसके पास बहुमत है तो वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण बहुमत से। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ एकात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाता है।
एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण में एक और चीज मौजूद है, एकल संविधान। एकल संविधान, ठीक है, एकल संविधान। अर्थात कि हमारे भारत में आपको क्या देखने को मिलता है, एकल संविधान, अर्थात कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए एक संविधान है और सभी को उसी संविधान के अनुसार शासन पद्धति को संचालित करना है। ठीक है, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, एकल संविधान के लक्षण हमारे संविधान में मौजूद है। ठीक है, अर्थात कि सेंट्रल और स्टेट के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, एक संविधान मौजूद है। दोस्तों, फिर आपको यह एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण में आगे आप चलेंगे तो एक और लक्षण आपको दिखाई देता है, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। आप लोग देखते होंगे तो यह पाते होंगे, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, तो आप लोग देखते होंगे राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य है वह आपको जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर। अब जैसे आप लोग देखे होंगे सबसे ज्यादा आपको राज्यसभा में सदस्यता कहां पर दिखाई देता है, यूपी में कुल 31, और जबकि सिक्किम में आपको 1। तो पॉपुलेशन के आधार पर क्या किया जा रहा है, अलग अलग लोगों को सदस्यता दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में ये चीज नहीं है। अमेरिका में राज्य प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी गई है। उच्च सदन का मतलब राज्यसभा, और अमेरिका में उच्च सदन कौन है, अमेरिका में उच्च सदन सीनेट है। सीनेट कौन है, सीनेट है, और वहां पर सीनेट में 100 सदस्य हैं, और कुल अमेरिका में 50 स्टेट है। 50 स्टेट है, और प्रत्येक स्टेट से आपको 2 सदस्य लिए जाते हैं। प्रत्येक स्टेट से, राज्य से 2 सदस्य, और कुल मिलाकर 50 गुणित 2 और इज इक्वल 100 मेंबर्स। तो अमेरिका में राज्य की जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है वह उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता रखी गई है, और प्रत्येक राज्य से 2 और कुल मिलाकर 100 सदस्य होते हैं। और ये जो प्रक्रिया है छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा का कवच पाया मौजूद है। सुरक्षा कवच एक प्रकार से दर्शाता है। तो अमेरिका में प्रतिनिधित्व समान दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में समानता में अभाव दिखाई देता है। यह एकात्मक लक्षण शासन व्यवस्था के लक्षण को दर्शाता है। राइट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो कमेंट कर सकते हैं। आपके एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण में एक और लक्षण दिखाई देता है, आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के प्रावधान। तो आप लोग देखते होंगे कुल आपातकाल को लेकर 3 आर्टिकल मौजूद है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आगे चर्चा होगी आर्टिकल 360। ठीक है, अब ये जो आपका आर्टिकल 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर है, और आर्टिकल 356 जो है राज्य, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब जैसे ही आपातकाल लग जाता है, आपातकाल लगते ही सेंट्रल पावरफुल हो जाता है।
केंद्र सरकार के पास सारी शक्ति आ जाती है। किस दौरान? आपात के दौरान। अब जो राज्य है वह पूर्ण रूपेण किसके नियंत्रण में आ जाते हैं? सेंट्रल के नियंत्रण में आ जाते हैं, और यह बिना किसी संशोधन के आपके संघीय ढांचे में मौजूद है, और यह जो है एकात्मकता के लक्षण को दर्शाता है। तो यह आपातकाल प्रावधान भी एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को दिखाता है। अब दोस्तों हमारे यहां एकल नागरिकता भी एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता किसको दर्शाता है? एकात्मक शासन व्यवस्था को, अर्थात कि हम सेंट्रल और स्टेट की अलग अलग नागरिकता नहीं मौजूद है, कि सेंट्रल का अलग है और स्टेट का अलग। हमारे यहां जो है नागरिकता, एक नागरिकता, हम लोग भारतीय है, ठीक है। हम लोग क्या है? भारतीय। ये नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के पहले नागरिक है फिर भारत के नागरिक है, नहीं, हम भारतीय। और हम, यह जो प्रवृत्ति है यह दर्शाता है कि हमारे यहाँ कितनी एकता मौजूद है। लेकिन अमेरिका में आप देखेंगे, आपको अमेरिका में दोहरी नागरिकता दिखाई देती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता मौजूद है। कनाडा में भी एकल नागरिकता है, कनाडा में भी एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका, स्विट्जरलैंड और आपको ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता दिखाई देती है, सेंट्रल का अलग और स्टेट का अलग, ठीक है। और दोस्तों हमारे यहां एकीकृत न्यायपालिका भी मौजूद है, अभी मैंने आपको बता भी चुका एकीकृत न्यायपालिका। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने संघात्मक और एकात्मक के जो भी प्रवृत्ति थे उसको बता दिया, उसको समझ गए आप लोग, एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स अगले क्लास से हो सकता है स्टार्ट कर दें, या तो हो सकता है कि आप लोग कमेंट करना कि पहले मैं संविधान संशोधन बताऊं कि अब मौलिक अधिकार स्टार्ट करूं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि जो आपके क्लासेस है वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मिल रहे हैं, और अब रेगुलर क्लासेस होंगे। थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि समस्याएं हो जाती है, तो उनसे आप बिल्कुल भी न घबराइए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, डटे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ओके, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।